वेलकम स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं जो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, उसका हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी आती है, ये एक नया बात है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी आयनिक कैरेक्टर कुछ आती है, वो क्या होती है, वो कैसे आती है, और कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के बीच में जो रिश्ता है, कैसे आयनिक और कोवेलेंट के दोनों के एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे होती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, हमारा जो बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड लेंथ होती है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या है, हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, बॉन्ड लेंथ और कुछ नहीं है। बॉन्ड कौन फॉर्म करते हैं? दो एटम फॉर्म करते हैं। तो दो एटम के जो न्यूक्लियस होती है, वो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वो हो गया उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। तो वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है क्या, किसका ना, बॉन्डेड एटम के लिए। और वो बॉन्डेड एटम ही हो गया उसका बॉन्ड लेंथ हो गया। क्या हो गया? उसका जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस हो गया, वो हो गया उसका बॉन्ड लेंथ है। लेकिन देखो, एक बात इसमें आती है, हमें दो कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ सीखना है। एक है कोवेलेंट रेडियस है क्या है, और एक है वैन डेर वाल्स रेडियस क्या है। देखो, जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस हुआ बॉन्डेड मॉलिक्यूल के, वो इंटर न्यूक्लियस के डिस्टेंस के हम आधा कर देती है। मतलब क्या, एक एटम के रेडियस कितना होते हैं, बॉन्डेड जो एटम है उसका रेडियस, न्यूक्लियस के उसका लास्ट सेल तक उसका रेडियस दूर डिस्टेंस कितना है, वो हो गया उसका एटॉमिक डिस्टेंस है। और वही वही हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस हो गया। चलो हमें पिक्चर से समझते हैं। देखो, इन दो एटम हो गया जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एक एटम हुआ और ये एक एटम हुआ। तो देखो, इन दोनों के ए न्यूक्लियस है, इसमें बी न्यूक्लियस है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के एक डिस्टेंस होगा, इसके हम क्या कहते हैं, ये भी एक न्यूक्लियस है, इसके बीच में एक डिस्टेंस होगा, इसके हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ, आर कहते हैं। आर क्या है? बॉन्ड लेंथ। इसके हम आर लिखते हैं। मान लीजिए आर है, बॉन्ड लेंथ आर है। क्योंकि इसके साथ साथ क्या है, मान लीजिए ए है, एटम ए है, और ए है एटम बी है। तो देखो, इसके साथ साथ क्या है, इसके एक बीच में एक भी एक डिस्टेंस है, इसका रेडियस कहते हैं, ये आर का रेडियस है। क्या है? ये हो गया आर का रेडियस है, आर ए का रेडियस है। आर ए के रेडियस हम क्या लिखते हैं? आर ए। और देखो, ये क्या हो गया, ये भी एक रेडियस तो है, ये आर बी का रेडियस है। ये क्या है? बी का रेडियस है, ये आर बी लिखते हैं हम। तो आर मतलब क्या हुआ? आर मतलब हुआ आर ए प्लस आर बी। और आर ए और आर बी क्या है? ये है एटम। इन दोनों एटम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है, इसका जो रेडियस है, हम इसके एटॉमिक रेडियस नहीं कहते, इसका हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस ए के और बी के, इन दोनों हो गया, इन दोनों का कोवेलेंट रेडियस। ए के हो गया कोवेलेंट रेडियस और बी के हो गया आर बी कोवेलेंट रेडियस। और इन दोनों के जब हम सम करते हैं तो हमें मिलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या मिलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? आर हो गया, और कोवेलेंट रेडियस आर ए हो गया और आर बी हो गया। ये हो गया हमारा बॉन्डेड स्ट्रक्चर। देखो, बॉन्ड लेंथ आपको समझ में आ गया। तो देखो, हम इसके आगे बढ़ने से पहले इसके डेफिनेशन लिख लेती है। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या है? देखो, क्या है, बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। मतलब क्या, दो बॉन्डेड एटम के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वही होती है बॉन्ड लेंथ। यह है एक वर्ड यूज किया गया था, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? देखो, जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड, ये जो स्ट्रेट लाइन में हम लिखते हैं बॉन्ड है, मान लीजिए ये है और ये बी है, इसका न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस में ये जो बॉन्ड होती है, ये स्प्रिंग लाइक होती है। कैसे होती है? स्प्रिंग लाइक होती है। तो स्प्रिंग मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेच होती है, एक्सटेंड होती है और कॉम्प्रेस होती है, एक्सटेंड होती है और कॉम्प्रेस होती है, ऐसे होते हैं स्प्रिंग। तो ये होने के कारण क्या है, इसके लेंथ कभी बढ़ते कभी घटते, कभी बढ़ते कभी घटते। तो इसी के कारण इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में इसका जो डिस्टेंस है वही बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम टर्म यूज किया गया था। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होती है। तो वैन डेर वाल्स रेडियस देखो, ये दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया बॉन्ड लेंथ। और वैन डेर वाल्स रेडियस होती है
जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उनका जो रिस्पेक्टिव एटम के न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस होते हैं उसका जो डिस्टेंस होते हैं उसके वो कहते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। तो देखो ये हो गया हमारा एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये है एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल, क्या है एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो देखो इसमें क्या होगा, और एक दूसरा एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल ये है। तो इन दोनों के बीच में देखो ये तो हमारा हो गया आर, ये क्या हो गया आर हो गया, आर हो गया मतलब बॉन्ड लेंथ हो गया, ये हो गया आर हो गया। तो इसके बाद में देखो इन दोनों जो एटम है ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों क्या हो गया धीरे धीरे निकट आती है। तो ये निकट आने के सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जब निकट आने के पहले वो जो सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसके कहते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। ये क्या होती है वैन डेर वाल्स रेडियस, इसके कहते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। क्या हो गया वैन डेर वाल्स डिस्टेंस। देखो इसके कारण क्या है, इन दोनों के ये वैन डेर वाल्स रेडियस बड़ा होते हैं क्योंकि देखो ये जो आउटर स्फीयर में क्या होता है एटम में न्यूक्लियस होती है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक दूसरे के रिपल्सन करेगा, इसीलिए क्या होगा ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड है ये मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के क्लाउड ऐसे ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है रिपल्सन करेगा, इसीलिए क्या होगा एक मिनिमम डिस्टेंस तक आ सकते हैं। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसके हम कहते हैं वैन डेर वाल्स। ये दोनों दो अलग अलग क्या है मॉलिक्यूल है, इन दोनों अलग अलग, ये नॉन बॉन्डेड, ये क्या है नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के मिनिमम न्यूक्लियस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है वैन डेर वाल्स रेडियस। तो इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड। देखो बॉन्ड एंगल क्या होती है, जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उसमें जब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हो गया, इसके साथ दो एटम और है, ए हो गया बी हो गया और ये हो गया सी हो गया, ये क्या है ये ए है। तो इन दोनों को देखो, इन दोनों के एंगल, इन दोनों के होते हैं एक एंगल होती है इन दोनों के बीच में, ए बी के बॉन्ड है, ए और बी के ए न्यूक्लियस भी है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल एटम हो गया और ये इसके कनेक्टेड एटम है। तो इन दोनों के बीच में ए बी बॉन्ड है और ए सी बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होते हैं उसका हम क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल, क्या है बॉन्ड एंगल। ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करते हैं, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ये सभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करते हैं। देखो अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड, देखो अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, क्या है ए बी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है ए और बी के बीच में इसके कहते हैं ए बी बॉन्ड। इस बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए जितने एनर्जी ये हीट होते हैं, ये जितने एनर्जी हमें देना पड़ती है, और ये क्या है ये रेस्पेक्टिव ये गैसियस मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा और बी भी एक गैसियस एटम में ब्रेक, मॉलिक्यूल है गैसियस एटम में ब्रेक हो जाएगा, और क्या है ये 1 मोल है, ये 1 मोल। तो इसके ब्रेक करने के लिए जितने एनर्जी लगते हैं उसका हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और आप जानते हैं जो एनर्जी जब कांस्टेंट प्रेशर में एनर्जी का जो एक्सचेंज होते हैं मतलब हीट का जो एक्सचेंज होते हैं उसके हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक यही हो गया हमारा बॉन्ड एंथैल्पी भी इसके हम कहते हैं क्योंकि ये जो है ये तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है, इसके हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। देखो इसके हम लिखते हैं कैसे, मेजर करते हैं क्या है किलो जूल। किलो जूल आप जानते हैं जूल क्या है, वो हीट का यूनिट है, कितने हीट एब्जॉर्ब हुआ कितने हीट ट्रांसमिशन हुआ वो हम जूल से हिसाब मापते हैं। और किलो मतलब इसके हम जब जूल छोटा है उसके बड़ा यूनिट लेने के लिए किलो जूल, और इसके बाद मोल इनवर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं मोल इनवर्स। मोल इनवर्स मतलब एक मोल मॉलिक्यूल के ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड हम जो एनर्जी हमें लगता है उसके हम बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। देखो ये जो बॉन्ड एनर्जी जितने बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज जैसे करते हैं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी जो भी कहे हो, बॉन्ड एनर्जी जैसे बढ़ते हैं
और जो मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, और बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है ऐसे बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ते हैं। तो देखो जब हम जिसमें एक बॉन्ड है तो सीधे साधा हो गया बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड के हमें ब्रेक करना जरूरी है, तो उसके बाद वो रिस्पेक्टिव जो एटम है उससे ब्रेक हो जाती है। लेकिन जो मल्टी एटम होती है जिसमें वन से ज़्यादा एटम होती है, तो उसमें हमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो एक बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी होती है वो सब एनर्जी का हम एवरेज निकल करके जो एनर्जी हमें मिलता है उसका होते हैं उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंथैल्पी हो जाती है। देखो मान लीजिए कि यह H2 है, H2 है, वाटर है, पानी है, इसके क्या है, ये जब ब्रेक होती है तो पहले क्या होती है, हाइड्रोजन हो जाती है, गैस में हो जाती है, इसके बाद क्या होती है, OH हो रही है, ये OH भी ब्रेक होती है ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो देखो इसमें क्या है, ये यहाँ से लगा del1, एनर्जी del1 है और यहाँ del2 है। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ये जो H2 के बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 वो क्या होगा, del1 प्लस del2/2 होगा। आप बोलोगे सर इन दोनों तो सेमी बॉन्ड है, तो इन दोनों के तो del1 del2 एक ही होगा क्योंकि दो ही सेमी बॉन्ड के ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, del1 ज़्यादा होती है और del2 कम होती है। इसके कारण देखो जब हम del1 देकर एक एज के ब्रेक करते हैं, मतलब क्या, ये जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसके कंडीशन में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या है, ये जो del है मतलब ये तो एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी है, इसका जो जितनी एनर्जी कम है इसकी एनर्जी तो बहुत हाई है ही, उसके बाद थोड़ी एनर्जी देने के बाद ये ब्रेक हो जाती है। मान लीजिए कि जब एक दीवार ईंट की एक दीवार मान लीजिए, ईंट की एक दीवार है, तो जब इसके टूटते हैं, आप हथौड़े देकर हथौड़ी मारते हैं इसके टूटने के लिए, तो क्या जो पहले ईंट है उसके ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देना पड़ता है, इसके बाद क्या है सेकेंड ईंट ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी हमें नहीं लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक धक्का खा चुके हैं। इसी के कारण ऐसे ये जो del1 है ये ज़्यादा होती है, इसके बाद जो बॉन्ड है, जो सेकेंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो कम होती है। पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कही थी, बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी लगती है उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऐसा नाम से इसका पुकारा जाता है। देखो पहले del1 ज़्यादा होती है, इसके बाद del2 होती है, और किसी एटम में del3 del4 भी हो सकते हैं, तो उसके क्या है सब हम लेकर उसके एवरेज लेने के बाद जो एनर्जी आती है उसके हम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं उस मॉलिक्यूल की। तो देखो इसके बाद हम जाते हैं जो पोलैरिटी हो क्या होती है। देखो बॉन्ड के जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है उसमें क्या होना चाहिए होती है क्या वो अलग बात है, किंतु होना चाहिए क्या है, देखो ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, इन दोनों ने क्या फॉर्म किया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के समय क्या होगा, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हमने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हमने देखा था, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या होगा, ये है और ये दोनों न्यूक्लियस है, ए और बी है, ये है और ये बी है, तो ये भी ए है ये बी है। तो इन जो न्यूक्लियस के जो बॉन्डेड क्लाउड है क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लेकिन ऐसे होते नहीं। होते क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये होगा क्या, आइदर ये ए के पास ज़्यादा आ जाएगा, मतलब क्या है, मान लीजिए कि ऐसे हो गया, ए के पास ज़्यादा आ गया और बी के पास कम हो गया, और आइदर क्या होते हैं, और क्या होते हैं, देखो ये भी हो गया, और क्या होती है, ये बी के पास ज़्यादा आ जाती है, बी के पास ज़्यादा आ जाती है और ए के पास कम होती है, ए के पास कम होती है। तो इसके होने के कारण क्या होते है, देखो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब ए के तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, ए के आसपास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब क्या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाते हैं। इसी के लिए ए क्या हो जाती है, ए की जो चार्ज है वो साइडली डेल्टा हो जाते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आती, इसलिए पूरे नेगेटिव नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा आया
इसीलिए ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज गेन किया। और इसके क्या हो गया, देखो बी के पास इलेक्ट्रॉन चार्ज चला गया, थोड़ा चला गया, इसीलिए ये भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज गेन किया इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में देखो क्या है, ए के पास इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, इसीलिए बी इलेक्ट्रॉन ये बी क्या हो गया, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज हो गया, और ए से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसीलिए ए क्या हो गया, स्लाइडली पॉजिटिव हो गया। इन दोनों होते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखो ए और बी ऐसे होना चाहिए, लेकिन होते नहीं। आप जानते होना तो चाहिए, लेकिन और असली में होते नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल में भी ऐसे होती है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें जो सिचुएशन है, इसका हम कहते हैं पोलैरिटी। बॉन्ड पोलर हो गया, क्या हो गया, बॉन्ड पोलैरिटी आ गया। पोलैरिटी मतलब क्या, पोल मतलब क्या, आप जानते हैं पोल मतलब क्या, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज जब सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेट होने के कारण क्या है, एक पोल में डाइवर्ट हो गया, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल में डिवाइड हो गया, इसीलिए बॉन्ड भी डिवाइड हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कारण क्या है, बॉन्ड में पोलैरिटी आ गया, इसके हम कहते हैं पोलैरिटी। तो देखो इसके कारण क्या होते हैं, हम आगे देखते हैं। जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है ना, उसका कारण है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके कारण है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑफ बॉन्डेड एटम। क्या है, बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम का बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, उसी के कारण वो बॉन्ड पोलर हो जाती है। देखो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचने के पावर ज्यादा होती है, वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचने के पावर कम है, वो जब आ जाती है, इन दोनों आ जाती है, तो क्या हो जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने के पावर ज्यादा होती है, उसके साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाती है। इसी के कारण क्या हो जाती है, ये बॉन्ड पोलर हो जाती है। तो ये देखो पोलरिटी आ गया, मतलब क्या है, आप जानते हैं जब कोई चार्ज, दो चार्ज डिस्टेंस में सेपरेट हो जाती है, तो इसके क्या कहते हैं, एक डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया, इसमें पोलर आ गया और दो पोल हो गया, इसीलिए डाइपोल है, डाइपोल हो गया। और देखो इसके आप जानते हैं डाइपोल जब चार्ज जो सेपरेट होते हैं डिस्टेंस की तरह, उसके क्या कहते हैं, डाइपोल तो आ गया, सेपरेट हो गया, इसके क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट हो गया, डाइपोल मूवमेंट आ गया। मतलब क्या, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में एक आयनिक कैरेक्टर आ गया, डाइपोल में। आयनिक में क्या होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों चार्ज सेपरेट है, एक डिस्टेंस से सेपरेट है, इसीलिए डाइपोल मूवमेंट क्लियर है। लेकिन ये जो कोवैलेंट है, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हुआ, थोड़ा हुआ, पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पूरा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा चार्ज सेपरेशन के कारण है क्या, डाइपोल मूवमेंट आ गया। डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या है, ये आयनिक कैरेक्टर, प्लस और नेगेटिव चार्ज। देखो इस बार क्या होगा, मान लो ये जो एटम हो गया, ये सॉरी ये मॉलिक्यूल हो गया, ये प्लस हो गया, ये इसका क्या हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, और इसका डेल्टा माइनस हो गया। तो क्या ये जब दूसरे मॉलिक्यूल के पास आएगा तो क्या होगा, ये जो बी है इसके तो डेल्टा निगेटिव है, और ये क्या है, ये है, इसके डेल्टा पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने देखा था वो आयनिक बॉन्ड क्या आते हैं, लेकिन एक कोवैलेंट बॉन्ड के आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिए क्या है, इसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये जो बॉन्ड पोलैरिटी है, इसके प्रॉपर्टी क्या है हम देखते हैं, तो लो देखते हैं। देखो जब हम डाइपोल मोमेंट बोलती है, मान लीजिए कि HF है, HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, आप जानते हैं जैसे HCl होती है ऐसे HF होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ही हाई है, तो क्या करेगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लोरीन खुद की तरह खींच लेगा। तो मान लीजिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या आ जाएगा, फ्लोरीन की तरह ज़्यादा आ जाएगा, ये फ्लोरीन की तरह ज़्यादा आ जाएगा, हाइड्रोजन की तरह नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, फ्लोरीन में डेल्टा नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, बेचारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या होगा, एक डाइपोल हो गया। इसके जब डाइपोल मोमेंट होते हैं, हम आप जानते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन एंड जो शिफ्ट है उसका एक डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन से फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो इसी के लिए इसका जो डायरेक्शन है इसके तरफ होगा, और ये बार देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, जो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन हो गया। ऐसे हम डाइपोल मोमेंट के लिखते हैं। और देखो इसमें तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट
एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और इसका मेजर कैसे करते हैं देखो, डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस से वो सेपरेट हुआ, मतलब क्या है, डिस्टेंस कितना है, वो बॉन्ड जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, वही डिस्टेंस होगा। तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। और हम ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, इसके डी बाई में लिखते हैं, डी तरह लिखते हैं। तो मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट डी इक्वल टू क्या हो गया, सी कूलम इंटू मीटर हो गया। ये सी एम नहीं है, ये मत सोचिए कि सी एम सेंटीमीटर नहीं है, एक कूलम है और एक मीटर है। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम होती है और एक मीटर होती है। सेंटीमीटर में सी क्या है, स्मॉल में होती है, और एक कूलम में सी क्या है, ये कैपिटल में होती है। तो डी बाई डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी बाई, और इसके होते हैं चार्ज इन कूलम इंटू मीटर। और हम लिखते क्या है इसे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हम इसके डाइपोल मोमेंट के हम लिखते हैं। डायरेक्शन देती है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो देखो हम, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, हम 2-4 मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट देख लेती है। देखो हम देखते हैं, देखो H2 हो गया, इसके देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड के खुद की तरह खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा, और ये भी बॉन्ड ऐसे खींच लेगा। तो खींचने के कारण क्या होगा, देखो खींचने के कारण क्या होगा, इधर से इधर ये जो डाइपोल मोमेंट आएगा, इधर से इधर डाइपोल मोमेंट आएगा, और यहाँ से भी इधर से इधर डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर की एडिशन करके अब क्या मिलेगा, इस तरह एक मोमेंटम, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये हो गया क्या, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। एक इंडिविजुअल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट, और एक क्या है, पूरा जो मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट है। इसी तरफ हम NH3 और NF3 दोनों सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, देखो इसके शेप सेम है, दोनों की पिरामिडल शेप है। तो इन दोनों के डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं और डाइपोल मोमेंट कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, देखो इसमें देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के खुद की तरह खींचेगा, तो डाइपोल मोमेंट के मोमेंट डिरेक्शन इस तरह होगा। और ऐसे सेम भी होगा, ये जो होगा ये इस तरह होगा, और ये क्या होगा, ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। और देखो ये जो लोन पेयर होते हैं ना, एमोनिया आप जानते हैं, एमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो लोन पेयर के तरफ पे। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से ये यहाँ पर लगेगा। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ क्या हो गया, देखो जो रिजल्टेंट है ना, ये जो तीनों जो वेक्टर है, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तीनों के रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा, और ये भी सेम है। तो इसके क्या है, रिजल्टेंट क्या हो गया, दोनों वेक्टर के एडिशन होगा, इस वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर के एडिशन करके हमें रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन देखो NF3 में क्या होते हैं, ये क्या होगा, जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन खुद की तरह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या होगा, ऐसे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन होगा, और ये भी ऐसे होगा, और ये भी ऐसे होगा। और देखो ये जो लोन पेयर है वो तो नाइट्रोजन से बाहर है, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। तो इसमें देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, NF3 तीनों, NF जो 3 है, तीनों बॉन्ड है NF बॉन्ड के, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये ऐसे डाउनवर्ड जाएगा। तो देखो एक डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, इसके लिए क्या हुआ, देखो इसके जो डाइपोल, अच्छा सॉरी डाइपोल, एक बात बताना भूल गया, डाइपोल मोमेंट के हम क्या लिखते हैं, म्यू डी, डाइपोल मोमेंट का हम लिखते हैं म्यू डी। तो इसमें क्या होगा, देखो इसके वैल्यू बहुत ही कम होगा, ये 0.8 इंटू 10⁻⁻30 होगा, ये डी बाई होगा, डी बाई, और कूलम इंटू मीटर है, ये किलोमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। और इसके देखो म्यू क्या होगा, ये म्यू होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻30 क्या होगा, यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर होगा, ये होगा। तो देखो ये डाइपोल मोमेंट के कितने डिफरेंस है आप देख चुके हैं। तो डाइपोल मोमेंट के बहुत ही डिफरेंस हो गया। तो देखो इसके कारण क्या है, NH3 ज़्यादा पोलर है और NF3 क्या है, लेस पोलर है। 4.8 नहीं 4.9 ही होगा, 4.9 मतलब क्या है, नियरली 5 है, और क्या है 8 है, 0.8 है।
तो देखो कितने हाई हुआ। तो इसके कारण क्या है, NF3 स्मॉल पोलर क्या है, सॉरी NH3 स्मॉल पोलर, NH3 इज स्मॉल पोलर, ध्यान किसके सापेक्ष में, NF3 के रेस्पेक्टिवली। ये आपके पूछेगा एग्जाम में, कोई एग्जाम्पल दे देगा आपके, क्या होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो ये जो CCl4 ना, ये जो CCl4 होती है, ये Cl होती है, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये HCl हुआ ना, इसके डाइपोल मोमेंट 0 है। देखो ये आप देख लिया, हम हटा देते हैं, देखो हम इसके बदले लिखते, इसके डाइपोल मोमेंट 0 है CCl4 का। देखो ये CCl में क्या होता है, इन जो तीनों क्लोरीन के जो डाइपोल मोमेंट है डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। अब जानते हैं जो वेक्टर एडिशन करते हैं उसी ओनली केवल मैग्नीट्यूड नहीं, उसके साथ साथ उसके जो एंगल है, इंटर जो वेक्टर जो एंगल है, इसके मतलब देखो इसके जो एंगल है, इन तीनों के एंगल के साथ जब हम कंसिडर करते हैं तो ये इसका जो सेल के जो डिरेक्शन होते हैं, ठीक इन तीनों का बॉन्ड मोमेंट का डिरेक्शन अपोजिट होती है। इसी के कारण क्या होते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, शून्य हो जाती है। ये आप ध्यान से याद रखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसका क्या है, क्या डाइपोल मोमेंट शून्य हो गया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका भी डाइपोल मोमेंट शून्य है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होती है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। इसके बाद हम आते हैं फैजन्स रूल की, क्या होता है। देखो हमने देखा जो आयनिक बॉन्ड में क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण क्या होते हैं उसमें, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के होने के कारण उसमें क्या आयनिक कैरेक्टर आ जाती है। तो मान लो जो आयनिक कैरेक्टर आने के कारण क्या होगा, जो कैटायन है ना, वो जो कैटायन है, वो कैटायन के चार्ज जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, वो एनायन के जो एनायन में क्या होते हैं, वो मतलब क्या, जो दूसरे एनायन में क्या होते हैं, वो जो रेडियस बढ़ते हैं उसके एक एक्स्ट्रा एक बार 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के क्या खींच लेगा। तो मतलब क्या है, कैटायन के चार्ज जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, वो एनायन के बॉन्ड के ज़्यादा खींच लेगा, दूसरे की तरफ खींच लेगा। तो खींचने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड के से जो क्लाउड है ना, इन दोनों मान लीजिए एक कैटायन हो गया और ये क्या होगा, ये एनायन हो गया। एनायन का साइज बड़ा होती है तो ये एनायन हो गया। तो क्या होगा, इसके चार्ज जितने बढ़ेगा क्या होगा, ये इसके बॉन्ड को क्या खींच लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तरह खुद के तरह ऐसे खींच लेगा। वो खींचने के कारण क्या होगा, देखो वो खींचने के कारण क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब क्या, आयनिक और कैटायन दोनों के बीच में एक सामंजस्य होते हैं। जैसे आयनिक कैरेक्टर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आती है, ऐसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी आयनिक कैरेक्टर आती है। तो इस सभी चीज के कंसिडर करके फैजन्स ने एक रूल दिया था। तो रूल क्या है, हम देखो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, लो पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज साइज ऑफ कैटायन। मतलब क्या है, कैटायन के पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा और उसका साइज बड़ा होगा। और क्या है, इसके साथ साथ एनायन के क्या कंडीशन है, लो नेगेटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन, फेवर आयनिक कैरेक्टर। मतलब क्या, आयनिक कैरेक्टर होने के फेवर कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन चार्ज एक दूसरे के शेयर, इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। तो ओवरलैप नहीं करने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे के जो जिसका रिस्पेक्टिव जो क्लाउड है, जो कैटायन के क्लाउड है और एनायन के जो क्लाउड है, वो टाइटली हेल्ड रहेगा। और टाइटली हेल्ड रहने के कारण क्या होगा, क्या जो चार्ज क्या होगा, वो छोटा होगा। कैटायन के चार्ज क्या होगा, छोटा होगा और साइज क्या होगा, वो बड़ा होगा। कैटायन के जब देखो, कैटायन क्या करते हो, एनायन के खींच लेते हैं। तो एनायन के जब खींचने के संभावना कम कब होगा, जब वो उसका चार्ज डेंसिटी कम होगा। मतलब क्या है, कैटायन का साइज बड़ा होगा और चार्ज छोटा होगा, तब उसके क्या है, चार्ज के क्षमता, खींचने की क्षमता कम हो जाएगा। उसके साथ साथ देखो एनायन में क्या होगा, एनायन में क्या होगा, एनायन के चार्ज लो होगा। एनायन के चार्ज लो होने मतलब कारण क्या है, वो कम इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कम इलेक्ट्रॉन रहने के कारण क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस में रहेगा। और क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा, साइज क्या होगा, साइज जितने बड़ा होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, कैटायन खींच लेगा। इसी के कारण क्या है, स्मॉल साइज ऑफ एनायन, फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज छोटा होना चाहिए और कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए।
और इसके साथ साथ क्या है, एनायन का जो चार्ज है वो कम होना चाहिए और उसके साइज भी छोटा होना चाहिए। एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, वो एनायनिक जो आयोनिक स्पीसीज फॉर्म करेगा। इसके बाद देखो कोवैलेंट स्पीसीज कौन फॉर्म करते हैं, वो हम देखते हैं डिफाइनेंस रूल के जो दूसरे हिस्से में देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं, जब हाई पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होती है। मतलब क्या है, कैटायन के पॉजिटिव चार्ज हाई है, साइज छोटा है, तो मतलब कि उसके चार्ज बहुत ही हाई है, उसके चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई है। चार्ज डेंसिटी मतलब हाई मतलब क्या है, उसका जो ऑपोजिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर बहुत हाई है। और उसके साथ साथ क्या है, एनायन के साइड में क्या कंडीशन है, लार्ज चार्ज है। लार्ज चार्ज मतलब उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, वो छोड़ देगा, कोई खींचेगा जोर से खींचेगा तो छोड़ देगा, तो वो है। तो इसके बाद क्या है, ये लार्ज चार्ज और लार्ज साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज भी बहुत बड़ा है, मतलब क्या, वो खुद का जो क्लाउड है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, वो क्लाउड डिस्पर्स कर देगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो क्या होगा, देखो ये आयन के साइज बोल रहे हैं, ये मत है कि एटम के साइज है, एटम के बाद वो आयन फॉर्म होती है। तो आयन कैसे होगा, उसी के अनुसार उसके परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे आ गया, वो निर्भर करते हैं आयन कैसे फॉर्म होते हैं, आयन के चार्ज क्या है और आयन के साइज क्या होती है, उसके ऊपर निर्भर करते वो कंपाउंड कोवैलेंट होगा कि आयनिक होगा। तो देखो ये जो कैटायन है इसका एक पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये बड़ा कैटायन है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो देखो दोनों की एक पॉजिटिव है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो मतलब क्या है, इसमें चार्ज जो है ये छोटा सा जगह में पॉजिटिव चार्ज है और ये बड़ा साइज में है। तो मतलब क्या, इसमें चार्ज का डेंसिटी हाई है, इसमें चार्ज का डेंसिटी लो है। तो चार्ज का डेंसिटी जब लो होती है तो उसके दूसरा जो इलेक्ट्रॉन खींचने के पावर कम होती है। तो इसी तरह देखो ये जो चार्ज है क्या, हाई पॉजिटिव चार्ज कैटायन हो गया, और कोवैलेंट एक कैटायन हो गया। मान लीजिए ये दो चार्ज है तो हाई चार्ज हो गया, और कैटायन आयन एक कैटायन हो गया। एनायन क्या होगा, देखो एनायन बोल रहे हैं कि लार्ज चार्ज होगा। तो एनायन क्या है, ये लार्ज बड़ा सा चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी बहुत दो है। तो क्या है, ये खुद का जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्लाउड एक खुद के पर रख नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे तो साइज इसका बड़ा है, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है ना, ये ऐसे ही ले लेगा, इसी के पास आ जाएगा। तो इसे आने के कारण क्या होगा, एक शेयरिंग हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तरह आएगा। तो मतलब क्या, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ गया, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। ये था होने जा रहा है आयनिक, लेकिन ये कोवैलेंट हो गया क्योंकि इसमें चार्ज शेयरिंग हो रहा है। और देखो, और पास में जब कैटायन का साइज क्या होगा, जो बड़ा होगा, कैटायन बड़ा है, इसमें चार्ज छोटा है, एक चार्ज है, और एनायन का भी साइज क्या है, छोटा है, उसमें भी चार्ज कम है। तो एनायन क्या करेगा, वो चार्ज टाइटली हिल रखेगा। तो इसमें क्या है, ये जो डिस्पर्सन नहीं होगा, ये क्या होगा, ये चार्ज ऐसे डिस्पर्स नहीं करेगा। तो चार्ज डिस्पर्स ना करने के कारण क्या होगा, ये दोनों सेपरेट रहेगा, चार्ज एक डिस्टेंस की तरह सेपरेट रहेगा, ये डी है, डिस्टेंस की तरह सेपरेट रहेगा। और इसमें क्या है, ये चार्ज एक दूसरे के क्लाउड में ओवरलैप कर जाएगा। तो मतलब क्या है, ये कोवैलेंट हो जाएगा, ये कोवैलेंट हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये आयोनिक होगा। ऐसे सीधी सी बात है। यहाँ नहीं समझे तो ये वीडियो दोबारा लिखे, और भी नहीं समझे तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके हम देखते हैं जो फेस पर थ्योरी है वो क्या है।